Assalamu alaikum. And a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me, Nadia Khan, Zohaib Hassan. And Zohaib Hassan, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आम मामला शुरू की ये है कि पहले तो इंटरनेशनल मामला से 2-3 लाइन बताए थे कि क्या हुआ. UAE ने ताल्लुकात ख़त्म किए ईरान के साथ और वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया, इसकी वजह से वो ताल्लुकात तमाम कौन सा हमला? माली मामलात और सारी चीज़ें. वो कह रहे हैं कि 2 हमले किए गए लेकिन वो पानी में गिर गए हैं, वो जो मिसाइल्स थे. अच्छा, मैं ख्याल आती है पहले इनके पास ज़्यादा कुछ वजूहात थी ताल्लुकात तोड़ने के लिए, तो अब जो है ब्रेकअप की क्या वजह है कि और उस हमले पे जो कि ईरान जो है वो नहीं मान रहा, बट दिस टाइम दे नॉट ओनिंग इट. इसका मतलब है कहीं और से ही आया है भाई ये तो. अच्छा जी, और ईरान से खबरें आ रही है कि ईरान ये कह रहा है कि एक बार आपने ताकत का इस्तेमाल करके भी देख लिया दोबारा, तो अब सिफारती कोशिशों के लिए एक बार फिर माहौल बन गया है. और उनका ये कहना है कि दोबारा से उसी बात पर आए, वो जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त थी हमारी, उसमें जो सारे मामला थे, जो सारी शिकें थी, उस पर अमल किया जाए. और उन शिकों में सबसे पहले बात यही थी कि तमाम जगहों पर ईरान, अमेरिका समेत तमाम जगहों पर जंग बंदी होगी, सीज़ फायर होगी. लबनान वगैरह सब इसमें, गज़ा वगैरह सब शामिल हैं, तो वहाँ सीज़ फायर होगी, इस पर आप अमल करें तो हम आपके लिए तैयार हैं. दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे. वो मेक श्योर उन्होंने करना था, वो ज़रूर वो उस पर तैयार हैं, जमे हुए हैं. फिर ब्लॉकेट ख़त्म करनी थी US को, तो ईरान ने कहा था ये ब्लॉकेट ख़त्म होगी तो हम एक नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे अपनी भी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, और फिर उनके अनफीस करना असासे, और फिर रीबिल्डिंग और वो सारा उसके लिए पैसा वगैरह देना. ये तो वही शराइत है, वही पॉइंट्स हैं पहले भी. और ज़ोहैब, आप ये देखें कि अभी भी लेबनान की कोई बात नहीं हो रही है. आप देखें खबरों से गायब है. गज़ा में क्या हो रहा है, कोई हालात बेहतर नहीं हुए, पीस पैक्ट सब कुछ भी नहीं जी. लेकिन कोई इसकी बात नहीं कर रहा है क्योंकि फोकस ही सारा जो है ट्रंप हमेशा ईरान की तरफ रखता है. He doesn't never talks about Lebanon और गज़ा जी. तो अच्छा, एक और अभी बड़ी अहम खबर जो कल आपने देखते रहे आप न्यूज़ में, और बड़ी पेशरफ्त उसकी अपडेट भी मिलती रही, कुछ ट्रांसमिशंस भी हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को 2 रोज़ में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, और अहल खाना से हर हफ्ते उनकी मुलाकात भी कराई जाएगी. अब इसके साथ साथ उनके बेटों से 2 दफ़ा फ़ोन पर बात भी कराई जाएगी. और सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब की हैं. तो अब इसको एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा रहा है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है. अदालत ने आइंदा समाज से कबल तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया. अच्छा, इस पर हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ आया, और हुकूमत ने ये कहा है, आज़म रशीद तारड़ जो वज़ीर क़ानून है, उन्होंने कहा है कि नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और नज़रसानी करने की वजह क्या है वो भी बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि देखें, शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म का जायज़ा लिया गया है, और इसमें जो एक कैदी होता है, सज़ा याफ्ता कैदी, तो उसको प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं होती, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज उसका कराया जाता है. तो अगर ऐसा है तो फिर जो जितने भी कैद हैं जेल में लोग, उन सबको आप प्राइवेट अस्पताल की सहूलत दे दें. तो इसलिए वो उन्होंने यानी सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम कैदियों के लिए होगा. तो ये सारे मामलात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर रुजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और कहेंगे कि इसको रिव्यू किया जाए, इसका जायज़ा लिया जाए जो आपने हुक्म दिया है. यानी इससे खुश नहीं है. दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको तस्लीम किया जाएगा और एक बुनियादी हक़ होता है. फिर आपके ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के, और बड़ा पोर्टफोलियो भी उनके पास है, वो ये कह रहे हैं कि भाई PTI का जश्न अक्कासी ये करता है कि वो चाहते हैं कि उनके बानी जो है वो पावर में आ जाए, और वो मर्द आहन कहते हैं अपने बानी को, PTI चेयरमैन को. तो मर्द आहन पहले थे वो, लेकिन मर्द आहन को तो वो निकालने, अस्पताल पहुँचाने की कोशिशें वो करवा रहे हैं. तो ये कैसा मर्द आहन है? तो ये खैर तनकीद भी चल रही है और तज़दाद की बात भी हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हम ज़रा डिस्कस करेंगे, और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है सियासी मंजरनामे पर. हमें सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया है. आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब. ये सर शुरू करें वहाँ UAE के मामलात से कि जी ब्रेकिंग टाइज विद ईरान एट दिस स्टेज नाउ. तो ऐसा क्या हो गया? ये तो पहले भी हो सकता था, पहले तो और भी बड़ी एस्केलेशन हुई थी. अब क्यों UAE ऐसे कह रहे हैं, और व्हाट डज इट मीन कि जी ब्रेकिंग ऑल टाइज, उससे ईरान को कितना अफेक्ट होगा इकोनॉमिकली? जो खबर है वो ये कि तिजारती ताल्लुकात जो वहाँ से लेन देन हुआ करता था, जब से ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग दुबई को इस्तेमाल करते थे अपनी तिजारत के लिए भी, माली मामलात के लिए भी. और अब हमें पता है कि इस वक्त जो है मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो बहुत ही हॉस्टाइल एंटी ईरानियन कैंप के अंदर है. और ईरान ने जो सबसे ज़्यादा, जब जंग हो रही थी तो सबसे ज़्यादा जहाँ मिसाइल फेंके थे और ड्रोन फेंके थे, उसने UAE के ऊपर ही फेंके थे. और उसका मकसद था कि वहाँ की जो एक फाइनेंशियल वो है, ताकत है, मंडी है, उसको किसी तरह ट्रिपल कर दिया जाए.
تو ایک پرانی مخاصمت ہے ان لوگوں میں، وہ کی تجارت بھی ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے کو فائدہ بھی دیتے رہے. تو ظاہر ہے کہ اب جب ایران اپنی ہیجمنی چاہتا ہے اس پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، آپ نے ہرمز کے اوپر، تو مختلف نوعیت سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس میں امریکہ کی طرف سے براہ راست دباؤ ہے، جو اس کے مڈل ایسٹ میں اتحادی ہیں وہ بلا واسطہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو اسی کے آپ کو تناظر میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو ہے غیر لچکدارانہ جو رویہ ہے وہ دونوں طرف سے ہے. اور ایران بھی جس طرح سے ایران چاہتا ہے کہ جی ایک اس کی ڈومیننس کو قبول کیا جائے ہرمز کے اوپر، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ پھر تو یہ امریکہ کی شکست ہو گئی، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ 27 فروری 2026 کے اس کے اوپر آئیں، اس سے پہلے کے حالات پہ جائیں، پہلے چوز حالات پر آئیں کہ بنا روک ٹوک جو تجارت ہو رہی تھی. بہت بڑی ٹسل ہے. اگر ایران ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو سمبلزم بہت بڑا ہوگا، وہ عرب ممالک کے لیے بھی ہوگا، مغربی ممالک کے لیے بھی ہوگا. تو میرے خیال میں جو ایران کی خواہش اتنی آسانی سے یہ لوگ پوری ہونے نہیں دیں گے، اور اس کی راہ میں لیکن بس ہم سفر کر رہے ہیں سر. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، قیمت بڑھ گئی ہے. پیٹرول کی قیمت 3 روپے 34 پیسے مہنگی ہو سمجھ سے باہر ہے کہ جب اتنی اسکلیشن نہیں ہے تو اتنی مہنگائی کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ جو مصیبت اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ تو پیٹرولیم لیوی ہے کہ جو حکومت جو ہے ایک طرفہ طور پہ بڑھائے چلی جا رہی ہے، اور اس میں بجائے اس کی کہ اپنی بیلٹ ٹائٹ نہیں کرتے، یہ لوگ کفایت شاہی سے کام لیتے، کیونکہ دنیا ہمارے خطے کے کوئی اور ملک تو متاثر نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ افغانستان میں جو ہے پرائس لینڈ لاک کنٹری ہے، وہاں پہ نہیں بڑھی ہے. بھارت کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ایسی صورتحال سر یہ روزانہ کی بنیاد پہ کر کے نا اور عوام کے اوپر ایک مسلط کر دیا گیا بوجھنا، بڑا عجیب ہی حکمت عملی. خیر ابھی یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے انٹرنیشنل معاملات کی.